सेकंड नंबर हमने कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनानी है एमएल एंड जेडएल की। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 दिसंबर 2018 की इसने हमें दी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों का सम होकर फेस पे चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन जेडएल कॉस्ट जो इतने रुपीस की इन्वेस्टमेंट है ये हमारी वर्किंग नंबर 3 में चली जाएगी, जहाँ पे हमने गुडविल को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। वर्किंग नंबर 3 में किस तरह चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन जेडएल, ठीक है। उसके बाद करंट एसिड, ये दोनों के करंट एसिड सम होकर फेस के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ फेस के ऊपर हम लोग लिखा होगा प्रिपरेशन, जहाँ हम लोगों ने फेस के ऊपर लिखा होगा प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 दिसंबर 2018 को, वहाँ पे ये 20,000 जमा 28,000 पे हो जाएगा। करंट अकाउंट जो है वो हम लोग फेस के ऊपर नहीं लिखते, ठीक है। करंट अकाउंट का हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, ये हम छोड़ देंगे। शेयर कैपिटल ये 50,000 जो है पेरेंट का, पेरेंट क्या है एमएल, एमएल का 50,000 चला जाएगा फेस के ऊपर, और जो यहाँ पे जेडएल का है 10,000 ये चला जाएगा वर्किंग नंबर 2 के अंदर। ये हम लोग गए वर्किंग नंबर 2 के अंदर, ये 10,000 आ गया शेयर कैपिटल, ठीक है। वर्किंग नंबर 2 क्या है, नेट एसिड ऑफ सब्सिडरी। एट एक्विजिशन डेट के ऊपर भी शेयर कैपिटल सेम रहेगा, एट रिपोर्टिंग डेट के ऊपर भी हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद आगे हम जो है हमारे पास शेयर कैपिटल चला गया। रिटेन अर्निंग, पेरेंट की रिटेन अर्निंग जो 30,000 रुपये वो है हमारे पास वर्किंग नंबर 5 में चली जाएगी। ये पेरेंट की रिटेन अर्निंग वर्किंग नंबर 5 में, ये हमारे पास जो है 3,000 रुपया गया, 30,000 रुपये गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जी सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग। सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग हमारे पास जो है वो 20,000 है। सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग अब ये रिपोर्टिंग डेट के ऊपर है, एट 30 दिसंबर 2018 रिपोर्टिंग डेट के ऊपर है, तो वर्किंग नंबर 2 में जाएंगे और वर्किंग नंबर 2 में जाकर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर इसकी लिख देंगे। ये वर्किंग नंबर 2 में गए, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर 20,000 रुपया जो हमने लिख दी। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज दोनों सम हो गए, 10,000 और 5,000 फेस के ऊपर चला जाएगा, और एमएल का करंट अकाउंट हम लोग नहीं लिखेंगे। अब एमएल ने बॉट किया है 7,500 के शेयर इन जेडएल को ऑन 1 जनवरी 2018 को, यानी कि जब साल स्टार्ट हुआ 2018 का, तब हमने जाकर जो है 7,500 शेयर जो है वो जेडएल में परचेज कर लिया, जबकि उसकी रिटेन अर्निंग कितनी थी, 12,000। तो इसका मतलब क्या, ये जो रिटेन अर्निंग दी हुई है एट एक्विजिशन डेट के ऊपर है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे वर्किंग नंबर 2 के अंदर। वर्किंग नंबर 2 के अंदर रिटेन अर्निंग 12,000 पे, ये मैंने किस पे लिख दिया, एट एक्विजिशन डेट के ऊपर 12,000 पे जो है वो मैंने लिखी हुई है। उसके बाद क्या है, अब ये 75,000 मैंने बॉट किए, ठीक है, 7500। अब ये मैंने बॉट किया, टोटल उसके अंदर शेयर कितने पड़े हुए थे, ये मेरे पास 10,000 पड़े हुए, तो मैं 7500 को ऊपर रखूंगा, 10,000 पे डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी जो कि बन जाएगी 75%। ये यानी कि एमएल मालिक है 75% का जेडएल में, और जेडएल अपनी कंपनी में मालिक है 25% का। तो ये हमारे पास वर्किंग नंबर 1 बन जाएगी, जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ग्रुप स्ट्रक्चर। तो एमएल का ग्रुप स्ट्रक्चर क्या बन गया, 75,000 और 75%, और जेडएल का जो ग्रुप स्ट्रक्चर बन गया है वो है 25%। आगे क्या है, आगे हमारे पास है द करंट अकाउंट। अच्छा, हम दोनों के करंट अकाउंट को अगर कंपेयर करें, यहाँ पर जो है करंट अकाउंट 10,000 से आ रहा है, यहाँ पे करंट अकाउंट 9,000 से आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, 1,000 रुपये का। वो डिफरेंस कैसे आया, वो ये जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है ये कंप्लीट डिटेल के साथ हमें बताएगी डिफरेंस कैसे आया। यहाँ पर जो बात सीखने वाली वो ये है कि करंट अकाउंट का डिफरेंस जो राइज हुआ है वो कैश इन ट्रांजिट की वजह से। जब कैश इन ट्रांजिट आया, यहाँ से कैश चला, आप तक पहुंचा नहीं है, जैसे यहाँ पे जेडएल ने कैश सेंड किया है, लेकिन पी को अभी तक कैश पहुंचा नहीं है, तो ये क्या है, कैश अभी तक पहुंचा नहीं है, कैश अभी रास्ते में है, कैश अभी डिलीवरी के अंदर है, ठीक है, अभी कैश पी को पहुंचा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपना कैश लेस कर दिया होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे अपना करंट अकाउंट के अंदर अपना कैश ऐड कर देंगे। कैश 500 से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि कैश इन ट्रांजिट है, कैश अभी पहुंचा नहीं है, मैंने अपनी बुक्स के अंदर, जेडएल ने अपनी बुक्स के अंदर कम किया होगा, और हम इसको दोबारा से ऐड कर देंगे ताकि हमारी बुक मेंटेन हो जाए। तो यहाँ पे बात खत्म होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एमएल ऑन 3 जनवरी को जो है उस तक वो पहुंचना था, तो जो कि नहीं पहुंचा। उसके बाद क्या, रुपीज़ 300 की हमने परचेजेस किया है जेडएल ने एमएल से। जब जेडएल ने एमएल से परचेज किया तो परचेजेस की होगी, कैश को कम किया होगा, जो कैश को कम किया होगा वो यहाँ करंट अकाउंट से कम किया होगा, तो हमारा करंट अकाउंट का डिफरेंस इस वजह से आ रहा है, एक 500 की वजह से आ रहा है कि 300 और 200 इनको जमा करो 1000, तो जो डिफरेंस आ रहा था 1000 रुपया वो इक्वल हो गया 10,000 से दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है। अब ये जो 300 रुपये हमने परचेज किया बाय जेडएल से फ्रॉम एमएल, वो रॉन्गली क्रेडिट कर दिया हमने अदर क्रेडिटर्स को, यानी कि हमने अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। तो सबसे पहले हम फेस के ऊपर जाएंगे, फेस के ऊपर जो हमने लाइबिलिटी लिखी होगी है 10,000 जमा 5,000, उससे हम अपनी लाइबिलिटी को जो है वो कितने से कम कर देंगे, 300 रुपये से हम अपनी लाइबिलिटी को आगे चुप करके जो है वो कम कर देंगे, बस। उसके बाद आगे क्या है, अब कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट आपका एक्सपेंस भी पे कर देती है, तो हमारा एक्सपेंस तो हमारा है, यानी कि सब्सिडरी का एक्सपेंस तो सब्सिडरी का, पेरेंट ने क्यों पे कर दिया, तो यहाँ पे 200 रुपया पेरेंट पे कर देता है अपनी सब्सिडरी का एक्सपेंस, तो हम कहेंगे नहीं भाई
पेरेंट्स साहब आप हमारा एक्सपेंस नहीं पे कर सकते हो, हम अपना एक्सपेंस कहाँ से आके लेस करेंगे, हम अपना एक्सपेंस यहाँ पे। अब मेरी जो रिटेन अर्निंग है यानी कि मेरा जो प्रॉफिट है वो वर्किंग नंबर 2 में आ रहा है, मैं सब्सिडरी हूँ, यानी कि आप कंसिडर करेंगे मैं सब्सिडरी हूँ, तो मेरा जो प्रॉफिट है, मेरी जो रिटेन अर्निंग है वो वर्किंग नंबर 2 में आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने यहाँ से कोई अपना एक्सपेंस लेस करना है तो हम रिटेन अर्निंग से लेस करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एसओसीआई के अंदर हमने जो भी एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं तभी हमारा जो है एंड के ऊपर प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट जो है वो हमारा रिटेन अर्निंग में जाता है। तो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग हमारे पास कहाँ पे आ रही है, वर्किंग नंबर 2 में आ रही है। तो यहाँ पे मैं 200 रुपये एक्सपेंस लेस कर दूंगा। क्यों भाई 200 रुपये एक्सपेंस लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट रिपोर्टिंग डेट के ऊपर यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये एक्सपेंस मेरा जो है वो पेरेंट ने पे कर दिया। मैं कहूँगा पेरेंट साहब आपने नहीं पे करना, मैंने पे करना, मैंने आगे अपना 200 रुपये लेस कर दिया। अब जो है करंट अकाउंट फेज के ऊपर क्यों नहीं लिखते, ये सवाल पैदा हो गया। देखिए करंट अकाउंट फेज के ऊपर नहीं लिखना, ये जो डिफरेंस आ रहा है 1000 रुपये का, ये डिफरेंस ये हमने एडजस्टमेंट जो ये वाली एडजस्टमेंट है वो सेट कर दी है, 500 वाली भी कर दी, 300 और 200 कर दी, तो ऑटोमेटिकली 1000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा था वो एडजस्ट हो गया। तो इसलिए करंट अकाउंट जो है हम फेज के ऊपर नहीं लिखेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है एडजस्टमेंट के अंदर, नो स्टॉक रिलेटेड टू द इंटर कंपनी परचेजेज एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग डेट के ऊपर कोई भी जो है इंटर कंपनी स्टॉक जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद वर्किंग नंबर 4 में बता रहा है कि एमएल की पॉलिसी है कि वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर मार्केट वैल्यू, तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर कहेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को अगर कहेगा प्रोपोर्शनेट पे करना है तो प्रोपोर्शनेट पे करना है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे कहे तो फेयर। अब जब फेयर मार्केट वैल्यू पे कहेगा तो एनसीआई पूरा का पूरा 6000 रुपया गुडविल के अंदर जाएगा। यानी कि यहाँ पर आएंगे हम लोग और यहाँ पे देखें, एक तो इन्वेस्टमेंट इन जेडएल 19,000 रुपया, जो कि वहाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नीचे जहाँ पर आपका सवाल स्टार्ट होता है वहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नीचे मैंने कहा नहीं था वो वर्किंग नंबर 3 में जाएगी, तो ये आगे इन्वेस्टमेंट इन जेडएल एट कॉस्ट 19,000 रुपया। उसके बाद एनसीआई एट फेयर मार्केट वैल्यू 6,000 रुपया, एनसीआई एट फेयर मार्केट वैल्यू आ गई। एनसीआई एट फेयर मार्केट वैल्यू जो यहाँ पे उसने बताई है 6,000 रुपये, ये सीधी चलेगी। एक 6,000 यहाँ पे और दूसरा कहाँ पे जाएगा, वर्किंग नंबर 4 के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने लेना है। अगर एनसीआई एट फेयर मार्केट वैल्यू होगा तब यहाँ पे पूरी वैल्यू आएगी, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट होगा, लेट्स सपोज अगर हमारे पास उसने प्रोपोर्शनेट का हुआ, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि इस 22,000 रुपये की परसेंटेज लेंगे, 22,000 रुपये का, क्योंकि एनसीआई 25% बनता है, 22,000 रुपये का 25% यहाँ पे भी आएगा और 22,000 रुपये का 25% जो है वो यहाँ पर भी आ जाएगा इस जगह के ऊपर, ठीक है। अब उसकी जो है वो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पड़ता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि गुडविल जो है वो 100 रुपये की अम्पेयर होती है। अब कंसोलिडेशन स्टेटमेंट को देख लेते हैं, गुडविल को भी देख लेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसकी आंसर को देखें कंसोलिडेशन स्टेटमेंट को, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारे पास 41 का आ रहा था और 16 का आ रहा था, ये दोनों कंबाइन होकर ये आ गया हमारे पास आंसर। उसके बाद गुडविल अभी हमने निकालनी है, जब निकाल लेंगे तब देख लेंगे। करंट एसेट 20,000 के थे हमारे पास, जमा 28,000, और ये 500 रुपये के कौन से है जो कैश एंड ट्रांजिट था, ट्रांजेक्शन नंबर यानी कि एडजस्टमेंट नंबर हम लोग 2 के अंदर देखे तो वहां पर जो उसने 500 रुपया दिया था वो मैंने आपको कहा था फेस पे जाके करंट एसेट में ऐड होगा, तो ये फेस पे आके करंट एसेट में ऐड होगा। शेयर कैपिटल वहां पे उसने जो पेरेंट का शेयर कैपिटल वो मैंने कहा था फेस पे आएगा, पेरेंट का शेयर कैपिटल फेस पे आएगा। ये ग्रुप रिटेन अर्निंग वर्किंग 5 को जब अभी हम देखेंगे वहां से आ गई, और ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ग्रुप वर्किंग नंबर 7 से आ गया, 4 से आ गया, जब अभी 4 को डिस्कस करेंगे। वो करंट लाइबिलिटीज ये 300, एक तो 10,000 और 5,000 ऐड हो गया, 300 कम क्यों है, ये 300 ही है, ये जो अभी हमने एडजस्टमेंट पढ़ी एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर, ये 300 रुपया जो परचेज की थी वहां उसने जो है उसको लाइबिलिटी को बढ़ा दी, तो लाइबिलिटी को 300 से कम कर दी। ये हमारा फेस हो गया, फेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है बैक एंड की वर्किंग 1 से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं दोबारा से। वर्किंग 1 के अंदर हमने एमएल और जेडएल की जो है वो प्रोपोर्शनेट शेयर्स निकाले, कितने कितने परसेंट के वो मालिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया वर्किंग नंबर 2 नेट एसिड ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट एट रिपोर्टिंग डेट। तो शेयर कैपिटल हमारे लेवल के ऊपर एट एक्विजिशन डेट एट रिपोर्टिंग डेट दोनों में सेम रहेगा। ग्रुप रिटेन अर्निंग जो ये 12,000 रुपये निकाली है हमने जो है वो एडजस्टमेंट नंबर 1 से निकाली, जहां उसने बताया था कि एक्विजिशन डेट के ऊपर 12,000 है, और ये हमने कहाँ से निकाली, ये जो हमें उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिया वहां से निकाली। यहाँ पे ना लैंड की कोई एडजस्टमेंट है, यानी कि यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू की कोई एडजस्टमेंट, इन्वेंट्री की कोई एडजस्टमेंट, एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है। एक्सपेंस की एडजस्टमेंट हमने कहाँ से निकाली, अपने एडजस्टमेंट नंबर 2 से, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस था वो पेरेंट ने पे कर दिया था। यहाँ पे हमने इसका टोटल कर लिया, एट एक्विजिशन डेट में हमारे पास 22,000 रुपया आ गया, एट रिपोर्टिंग डेट हमारे पास ये आ गया, दोनों का डिफरेंस लिया 7,800 रुपया हमारे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, गुडविल में हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन ये कहाँ से आई, ये हमने जो वहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नीचे इन्वेस्टमेंट इन जेडएल एट कॉस्ट दी हुई है, वो हमने यहाँ पे लिख ली 19,000 रुपये। और एनसीआई एट फेयर मार्केट वैल्यू हमें उसने एडजस्टमेंट नंबर जो है वो 4 में दिया, वहाँ से मैंने जो है वो एडजस्टमेंट नंबर 4 में दी है, वहाँ से मैंने आके यहाँ पे लिखी। और ये नेट एसिड ऑफ सब्सिडरी कहाँ से है, ये यहाँ से है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, नेट एसिड ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट, एट एक्विजिशन डेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे पास जो है पूरा ही लिख लेते हैं एक्विजिशन डेट। तो नेट एसिड ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट मेरे पास यहाँ पर आ गए,
22 के, ये 22 के आ रहे हैं, ये मैंने लेस किया, मेरे पास गुडविल क्या आ गई, गुडविल मेरे पास जो है वो 3000 रुपये की आ गई, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है आपकी गुडविल इम्पेयर कर रही है, तो 1000 रुपये से मैंने अपनी गुडविल कम कर दी, गुडविल आ गई मेरे पास 2000 रुपये की, ये 2000 रुपये की गुडविल फेस पे चली जाएगी, कहाँ पे चली जाएगी, नॉन करंट एसेट में फेस के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब जब आपने एनसीआई लेना है फेयर मार्केट वैल्यू पे, तब आपने गुडविल जो है दोनों को चार्ज करनी है, एनसीआई को भी और वर्किंग नंबर 5 में भी, यानी कि आपने 1000 रुपये का 25% कहाँ चार्ज करना है, एनसीआई में इम्पेयरमेंट, और 1000 रुपये का जो 75% है वो आपने पेरेंट को चार्ज कर देना है। लेकिन अगर गुडविल हम एनसीआई अगर हम प्रपोर्शनेट पे ले रहे हैं, तो ये पूरी इम्पेयरमेंट जो है हम लोग किसे चार्ज करेंगे, पूरी की पूरी इम्पेयरमेंट हम लोग जो है अपनी पेरेंट को चार्ज करेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर देखा था, और अपना और जिनके पास क्वेश्चन बैंक है पहले की बुक है उनके पास वो बनेगा 3.3 BL&FL के अंदर हमने जो है जिसको डिस्कस किया। गुडविल आ गई, ये 2000 पे हमारे पास सीधा जो है वो फेस के ऊपर चलेगी। अच्छा, एनसीआई एट फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से निकाली, एनसीआई एट फेयर मार्केट वैल्यू हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 से निकाली। उसके बाद प्रॉफिट हमें कहाँ से आया, ये जो 7800 रुपये प्रॉफिट आया था वर्किंग नंबर 2 से, इस प्रॉफिट का जो है 25% यहाँ पे आ गया, ये 25% आ गया। और इम्पेयरमेंट कहाँ से आई, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल यहाँ से आई, ये जो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल हमने 1000 रुपये की थी, 1000 रुपये का 25% लिया तो 250 बन गया यहाँ पे, ये हमारे पास एनसीआई आ गया। ये एनसीआई हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ये एनसीआई सीधा हमारे पास जो है वो फेस पे चला जाएगा। अच्छा, रिटेन अर्निंग कहाँ से, ये रिटेन अर्निंग जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वहाँ पे हमने पेरेंट की रिटेन अर्निंग लिख दी। प्रॉफिट कहाँ से आया, प्रॉफिट हमें यहाँ से आया, इसका ये जो वर्किंग नंबर 2 में से 7800 रुपये का हमने जो है वो 75% लिया, वहाँ से हमें प्रॉफिट आ गया। और इम्पेयरमेंट कहाँ से आई, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल जो हमने 1000 रुपये की आई थी उसका हमने 75% लिया, ये आ गया, तो इसका हमने टोटल किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कहाँ चल जाएगा, फेस पे। तो इस क्वेश्चन को जब आप परफॉर्म करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से 3.3 से 3.4 की तरफ जाएं या एग्जांपल नंबर 9 से 10 की तरफ जाएं, तो सिर्फ एक चीज की एडिशन है, वो क्या है, एक तो ये है कि यहाँ पे एनसीआई जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे लिए, फेयर मार्केट वैल्यू की वजह से जो है वो गुडविल दोनों को चार्ज होनी, यहाँ पे जो बात सीखनी है। दूसरा यहाँ पे जो बात सीखी है वो करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में क्या हमने बात सीखी, करंट अकाउंट में हमने ये बात सीखी है, करंट अकाउंट को एक तो हमने फेस के ऊपर नहीं लिखना, दूसरा जो करंट अकाउंट में डिफरेंस होगा वो नीचे उसने एडजस्टमेंट में दिया होगा जिसको हम सेट कर लेंगे। तो जितनी उसने बात बताई होगी उतनी हम एडजस्टमेंट से जो है वो उसको सेट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसका 3.5 को जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।